अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरी टेलर के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे सच्चे वाक़यात और पुरसरार दास्तानें भी मौजूद हैं जिन्हें सुनकर अक्ल दंग रह जाती है और रूह कांप उठती है। आज की वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियाँ लेकर आए हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देंगी। अगर आपको खौफनाक और पुरसरार कहानियाँ पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा पुरसरार वाक़या या कहानी है जो आपके या आपके किसी करीबी शख्स के साथ पेश आई हो तो अपनी कहानी हमें नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर ज़रूर भेजें। हम इसे अपने चैनल पर आपके नाम के साथ नशर करेंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। मेरी फैमिली का एक पुराना, खूबसूरत लेकिन हमेशा से थोड़ा सा पुरसरार घर रहा है जो कराची के इलाके क्लिफ्टन में समंदर के पर वाक़े है। ये घर समंदर के बिल्कुल करीब इस तरह था कि जब रात को लहरों की आवाज़ें आती थीं तो हमें उनकी गूंज कमरों तक महसूस होती थी। हवाओं का झोंका हमेशा नमकीन होता था और उस घर की एक अजीब सी शनाख्त थी। लोग कहते थे कि ये जगह दूसरे घरों से मुख्तलिफ है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आती। सालों तक यहाँ ऐसे वाक़यात होते रहे जो अक्ल से बाहर हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे चाबियाँ, किताबें या बर्तन अचानक गायब हो जाते और फिर बिल्कुल अलग और अजीब जगह पर दोबारा मिलते, जैसे किसी ने जानबूझकर वहाँ रख दिए हों। कभी कभी दरवाजे खुद ब खुद ज़ोर से खुल जाते या बंद हो जाते। ऐसा लगता था जैसे कोई नज़र न आने वाली कुव्वत उन्हें हिला रही हो। बिजली के बल्ब अचानक से फट जाते, लेकिन ना तो वो वोल्टेज का मसला होता और ना ही कोई वाज़ेह वजह। मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि इस सब के पीछे मेरे मरहूम दादा की रूह है, क्योंकि मैं छोटा था और इन चीज़ों पर शायद उस वक्त यकीन करता था। उनको ये घर काफ़ी पसंद था। जब भी हम क्लिफ्टन की तरफ जाते थे वो हमेशा यहाँ रुककर लम्हे गुजारते, अपने दोस्तों से मिलवाते या फिर बस समंदर की तरफ देखते रहते और सोचते रहते। उनका ज़्यादा वक्त इसी घर में गुजरा था और उनकी वफ़ात के बाद मुझे अक्सर लगता था कि शायद वो अब भी इस जगह का हिस्सा हैं, जैसे उनका दिल यहाँ ही अटका हुआ हो। लेकिन जब भी मैं ये बातें घर वालों से करता वो मुस्कुराकर इसे मेरी जहनी सोच या बस पुराने घर की अजीब हरकतें कहकर टाल देते थे। उनके लिए ये सब एक पुराने घर की खासियत थी, लेकिन मेरे लिए ये अक्सर दिल को हिला देने वाले वाक़यात थे। बहुत अरसे तक मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ जो ये सब महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई छुपी हुई दुनिया सिर्फ मुझे दिखाई देती हो और किसी को नहीं। मगर ये सब तब बदल गया जब एक गर्मी के मौसम में मेरे वालिद ने डिसाइड किया कि घर की पुरानी दीवारें और स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत करवाया जाए। उन्होंने एक ठेकेदार बुलाया जो पुराने घरों की मुरम्मत का माहिर था। उस दिन मैं वहाँ नहीं था, लेकिन बाद में जो बातें मुझ तक पहुँचे वो पूरी फैमिली के लिए हैरान कर देने वाली थीं। ठेकेदार ने जो देखा और जो महसूस किया उसने सबके तसव्वुरात हिला दिए। फैमिली का रवैया बदल गया और मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में अकेला नहीं था। ठेकेदार ने मेरे वालिद को बहुत घबराहट और परेशानी के साथ फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में वो खौफ साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा कि जब वो ड्राइंग रूम में अपनी लकड़ी काटने के आले के साथ काम कर रहा था तब उसके साथ एक अजीब और समझ से बाहर वाक़या हुआ। वो अपने काम की रूटीन में मसरूफ़ था, लकड़ी का भूसा उड़ रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसका सबसे ज़रूरी आला जो उसके पास ही रखा था गायब हो गया। पहले उसने समझा कि शायद उसने कहीं रख दिया होगा या ध्यान में नहीं रहा कि वो कहाँ रख कर भूल गया है, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो जैसे उसका रंग उड़ गया। उसने पूरे घर का कोना कोना तलाश कर लिया, ड्राइंग रूम में, बरामदे में, हत्ता कि स्टोर रूम तक देख लिया। हर शेल्फ, हर टेबल, हर जगह देखी, लेकिन वो आला कहीं नज़र नहीं आया। फिर जब वो थोड़ा थक कर बैठा
तो उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग घूम रहा है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि एक दफ़ा पूरा घर ऊपर से नीचे तक दोबारा देखूं। और जब उसने दोबारा तलाश शुरू की तो उसका वो आला एक ऐसे कमरे में पड़ा हुआ मिला जहां वो उस दिन गया तक नहीं था। वो कमरा बंद नहीं था, लेकिन वहां किसी का जाना भी मुमकिन नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि वो आला बिल्कुल सीधा उस जगह पर रखा था और ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रख दिया हो। इस वाक़ये ने ठेकेदार को हिला कर रख दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक पुराने घर का मामूली मसला नहीं था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसने फौरन मेरे वालिद को फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ में खौफ और परेशानी इतनी थी कि मेरे वालिद ने बात सुनते ही समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने सीधा कहा, सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। ये जगह ठीक नहीं लगती मुझे। यहाँ कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। ये बात सुनकर मेरे वालिद पहली दफ़ा चुप हो गए थे। उन्होंने हल्का सा थम कर जवाब दिया, जैसे वो भी अपने दिल का राज छुपाए बैठे हों। तब उन्होंने माना कि वो भी कुछ ऐसे वाक़यात महसूस कर चुके हैं जो समझ से बाहर हैं। दरवाज़ों का खुद से खुलना, बल्ब का फटना और चीज़ें गायब होकर अलग जगह मिलना, ये सब उन्होंने खुद महसूस किया है, लेकिन कभी खुली आंखों से एक्सेप्ट नहीं किया। ठेकेदार के लफ्ज़ों ने जैसे उनके जहन का दरवाज़ा खोल दिया हो और पहली दफ़ा पूरे घर के लिए ये राज खुलने लगा कि शायद उस जगह में वाकई कुछ और भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। मुझे उस दिन सच में बहुत हैरानी हुई जब मेरे वालिद ने पहली दफ़ा खुले अल्फाज में ये बात कबूल की कि क्लिफ्टन के इस समंदरी घर में सालों से अजीब और समझ न आने वाले वाक़यात होते रहे हैं। उनका लहजा उस वक्त संजीदा था जैसे वो कोई बहुत पुरानी बात अपने दिल से निकाल रहे हों। उन्होंने कहा कि वो हमेशा इसलिए चुप रहे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इससे फैमिली को कोई परेशानी हो या वो घबरा जाएं या किसी पर बिला वजह खौफतारी हो। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें पागल समझें या बेवकूफ़ समझें, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे और उनके लिए ये तसव्वुर भी अजीब था कि लोग उनकी बातों पर हंस दें या समझें कि वो बस कहानियाँ सुना रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पहली दफ़ा नहीं था कि किसी काम करने वाले ने घर का काम छोड़ दिया हो। पहले भी कुछ मज़दूर आए थे जो दीवारें पेंट करने या मुरम्मत के लिए रखे गए थे, लेकिन वो अक्सर आधा काम करके ही भाग जाते थे बिना किसी वजह के। कुछ ने बहाने बनाए कि उन्हें दूसरा अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है, लेकिन बाद में उनके अल्फाज से लगता था कि वो यहाँ किसी अजीब बेचैनी या डर से गुजरे हैं। एक मजदूर ने चुपके से कहा था कि उसे यहाँ अकेला रहकर लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके आसपास कुछ महसूस होता है। और रात के वक्त घर के पुराने वुडन फ्लोर, लकड़ी के फर्श पर कदमों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। ये बातें मेरे वालिद के जहन में थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की थीं। लकड़ी काटने वाले आले का वाकया जिस सब ने सुना, वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वो एक ऐसा लम्हा था जहां सबको यकीन हो गया कि मैं जो इतने अरसे से कह रहा हूँ वो सिर्फ मेरे ख्यालात नहीं हैं बल्कि हकीकत है। उस दिन घर के तमाम अफराद के चेहरों पर एक ही सवाल था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। हम सब ने मिलकर सोचा और ये बात समझ आई कि इस घर की सबसे गहरी यादें मेरे दादा से जुड़ी हुई हैं। ये घर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनकी आज़ादी का कोना था। वो जगह जहां वो समंदर की हवाओं का मज़ा लेते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे या बस खामोशी में सोचा करते थे। हर दीवार, हर कमरा उनके गुजरे हुए लम्हों का गवाह है। शायद इसीलिए उनका दिल इस जगह से जुड़ा हुआ था और उनका जज्बा इतना गहरा था कि मौत के बाद भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। या फिर ये सिर्फ हमारा ख्याल था। दुनिया में और भी ऐसी कई मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन होती ज़रूर है। ऐसा महसूस होता है कि उनकी रूह अब भी उन दीवारों के दरमियान छुपी हुई है, उन यादों को संभाले हुए जो वो दुनिया में छोड़ कर गए थे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ।
अस्सलामु अलैकुम। मेरे शौहर के साथ मैं 25 साल की ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ और फिर 25 साल बाद हमारे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। ये वाक़या इस 2 मंजिला घर का है जो मेरे शौहर के पास शादी से पहले का था और जो कराची के एक पुराने इलाके में वाक़ था। रात का वक्त था, आधी रात गुजर चुकी थी और पूरा एरिया खामोश था। न सड़कों पर ट्रैफिक थी और ना ही किसी तरह का शोर शराबा। पड़ोसियों में भी कोई ऐसी आदत वाला नहीं था जो शोर मचाए। गलियां सुनसान थीं और हवा में वो खामोशी थी जो सिर्फ रात को महसूस होती है। हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे जब हमें एक आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी बेचैनी की आवाज़ जो खामोशी को चीर रही थी। बहुत धीमी मगर वाज़े, एक छोटी सी लड़की की आवाज़ जो फिसफिसाहट जैसी थी, जैसे वो कह रही हो, अम्मी। मेरा जिस्म एकदम सख्त हो गया, दिल तेज़ धड़कने लगा और दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मैंने क्या सुना। पहले तो मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद ये मेरा वहम हो या दिमाग का कोई पुराना ख्याल, लेकिन फिर बिल्कुल उसी वक्त मेरे शौहर ने भी मेरी तरफ रुख किया। उनके चेहरे पर भी वही खौफ था जो मेरे अंदर था। धीमी मगर घबराहट भरी आवाज़ में उन्होंने मुझसे पूछा। मेरा दिल जैसे घबराने लग गया था। मुझे यकीन करना था कि मैं पागल नहीं हो रही। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुमने क्या सुना? और जैसे ही ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला, मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि उनका जवाब सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मेरे शौहर ने कहा, एक छोटी लड़की कह रही है जैसे, अम्मी। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो उस वक्त वीकेंड पर अपनी नानी के घर रहने गई हुई थी, जो कि लाहौर में है। घर पूरा खाली था, सिर्फ हम दोनों घर में थे। हमने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस आवाज़ का तसव्वुर अगले 3 साल तक हमें उस घर में सताता रहा। इन 3 सालों में हमारी ज़िंदगी उस घर में अजीब सी बन गई। लगता था जैसे उस वाक़ये ने सब कुछ बदल दिया हो। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे वाक़यात हम खुद महसूस करने लगे, या हमारा एक जहन ही ऐसा बन गया कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं रखी थी, तो ये कहाँ से मिल रही है हमें। खुद चीज़ों के गिरने का महसूस होना। हम दोनों के दरमियान अक्सर इस बात पर बहस होती रहती, और वो भी बहुत शिद्दत वाली। छोटी बातों पर भी हमारे बड़े झगड़े हो जाते थे। खुदा का शुक्र था कि कोई बुरी चीज़ नहीं हुई हमारे साथ, मगर जज्बाती तौर पर हमारा रवैया आपस में बदलने लगा था। घर का माहौल हमेशा भारी लगता था और मुझे हमेशा अजीब सी तंगी महसूस होती थी उस घर में। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, ये घर तो मुझे ठंडा ही लगता था। उस घर की हवा भारी और दबाव वाली लगती था, जैसे कोई बोझ हमेशा यहाँ पर मुंडला रहा हो। आखिर 3 साल के मुश्किल वाक़यात के बाद हमने वहाँ से शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। आज भी वो घर वहाँ मौजूद है, लेकिन नया है। नए मालिक ने उसे रिन्यूवेट करवा दिया है। शायद उनका ये फ़ैसला बेहतरीन था, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा रवैया भी आपस में बिल्कुल ठीक है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या इस घर में अब भी वो साया मौजूद होगा। वो घर अब मुझे वैसे ही मनहूस लगता था, क्योंकि इसकी वजह से मेरे और मेरे शौहर के दरमियान बहुत से झगड़े हो चुके थे। फ़िलहाल ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैं समझना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तजुर्बे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुझे सच में दहशत में डाल गया था। गुज़श्ता 20 सालों से मेरा काम गाड़ियों के निज़ाम से मुताल्लिक़ रहा है। मैंने कई बड़ी और इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ फ्लैट मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के रूल्स निभाए हैं। एक मर्तबा मैंने अमन 2005 में पाकिस्तान की मोटरवे पुलिस ने फैसला किया कि वो हाईवे पर एक ख़ास फोर्स बनाएंगे जो मोटरवे को महफूज बनाए रखे। इन अफराद को ट्रैफिक ऑफिसर्स कहा जाता था। अगर आप अब देखें
तो उन्हें हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स कहते हैं। मैंने उन्हीं दिनों में उनके फ्लैट में इस्तेमाल होने वाली एक लैंड क्रूज़र के साथ तस्वीर भी ली थी। हालांकि वो गाड़ी इस काम के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं थी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी थी। ये कहानी मेरी नौकरी के उन दिनों की फ्रस्ट्रेशन के बारे में नहीं है। हमारे पास मुल्क भर में कई ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहां नए ट्रैफिक ऑफिसर्स को डिफेंसिव ड्राइविंग और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना सिखाया जाता था। ये अक्सर पुराने अड्डे होते थे जहां रनवे पर ट्रेनिंग के लिए नक्शा बनाया जाता था और एक पुराने हैंगर में गाड़ियां रखी जाती थीं। पंजाब के इलाके मियानवाली के पास एक छोड़े हुए पुराने एयरफील्ड मूचीवाला एयरबेस में हम हैंगर नंबर 1 इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत बड़ा हैंगर था जहां 15 के करीब लैंड क्रूज़र और निसान पेट्रोल खड़ी होती थीं। उन्हें छोटी छोटी दूरियों पर पार्क किया जाता था और फिर भी हैंगर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा भर पाता था। मैं एक सुबह ट्रेनिंग सेशन के दरमियान वहां इन्वेंट्री चेक करने गया। टायर, ट्रेड, कोन्स, इमरजेंसी कट्स वगैरह। मार्च की सर्दी का दिन था और सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने एयरफील्ड के मैनेजर दानिश से चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू की। उनके ऑफिसर के किचन में चाय बनाई और अपनी गाड़ी लेकर हैंगर नंबर 1 की तरफ निकल गया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धुंध भी थी थोड़ी बहुत। मैंने हैंगर का बड़ा रूलर दरवाज़ा खोला और बस इतना खोला कि मेरी अपनी गाड़ी अंदर जा सके, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ियों की कतार दीवार के साथ थी। सबके पीछे का हिस्सा दीवार की तरफ था और मुंह अंदर की तरफ। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, लाइट ऑन की, चाय का मग उठाया, क्लिप बोर्ड लिया और काम शुरू कर दिया। अगले 40 मिनट्स में मैंने गाड़ियों के टायर्स, लाइट्स और सामान का चेक लेना शुरू किया। जब मैं एक पाथ फाइंडर के पीछे झुका हुआ था तो अचानक मुझे एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, अब कोशिश करो। ये आवाज़ बहुत नॉर्दर्न एक्सेंट में थी और एकदम से गूंज उठी। मेरा पहला ख्याल था कि ये कौन था। मैं गाड़ियों के दरमियान से गुजरा और हैंगर के सामने आ गया, लेकिन सामने सिर्फ खाली हैंगर था। मैं चीखा, कोई है? लेकिन बस वहाँ खामोशी थी। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे कानों में चीख रही हो। मेरा दिल घबरा गया। आज भी 15 साल गुजरने के बाद जब मैं उस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। फिर मैंने दोबारा चीख कर पूछा, कोई है वहाँ पर? लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि यहाँ से भाग जा। बचपन से ही मैंने सीखा था कि अपने अंदर के एहसास पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने फौरन दौड़ लगाई, चेक्ड एसयूवीज की लाइन के साथ भागकर अपनी गाड़ी में बैठा, रोलर डोर खोला और बस इतना कि मेरी गाड़ी निकल सके। बाहर निकल आया। टायर्स बारिश से गीले रास्ते पर फिसल रहे थे और मैं फुल स्पीड से दानिश के ऑफिस की तरफ निकल गया, जो गेट हाउस के पास था। चंद महीने बाद जब मैं वापस आया तो दानिश ने बताया कि जब मैं उसके ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचा था तो मेरा चेहरा सफ़ेद था और हाथ कांप रहे थे। मुझे याद है कि मैं आराम से चल के गया था और सोफे पर बैठ गया था, लेकिन दानिश का कहना था कि वो मुझे हाथ पकड़कर सोफे तक लेकर गया था। फिर दानिश ने मुझसे पूछा, तुम्हें कुछ दिखाया या सिर्फ आवाज़ सुनाई दी? उसने बताया कि कुछ हैंगर्स में अजीब सी रूहानी चीज़ें होती हैं, लेकिन हैंगर नंबर 1 सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसने बताया कि यहाँ माजी में एक पुराने तैयारे की रिपेयरिंग हो रही थी। एक मैकेनिक प्लेन के पंखे पर था और दूसरा नीचे ज़मीन पर। जब ऊपर वाले मैकेनिक ने कहा, ठीक है अब चलो, तो नीचे वाले ने प्रोपेलर चला दिया। इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और ऊपर वाला मैकेनिक अपना बैलेंस खो बैठा। वो सीधा घूमती हुई ब्लेड्स में जा गिरा, जिसने फौरन उसका काम तमाम कर दिया। दानिश भी ये नहीं समझ सका कि इस हैंगर में ऐसी खौफनाक हवा क्यों बसी हुई है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं था जो वहाँ से डरकर भागा था और मेरे बाद भी शायद और लोग उसका शिकार हुए होंगे।
मुझे अपना काम तो पूरा करना था, तो जब थोड़ी हिम्मत जटाई तो वापस गया। लेकिन इस बार मैंने रोलर डोर खुला ही रखा और गाड़ी का इंजन चालू ही रखा। ये था मेरा एक वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। अगस्त 2006 में मेरा ख़ानदान रावलपिंडी में एक आर्मी की कॉलोनी के अंदर एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ। ये घर एक पुराने मोहल्ले के आखिरी हिस्से में था जो अजीबो गरीब नक्शे का बन हुआ था। घर शायद 1900 के शुरुआती दिनों का था। उसका नीचे का तहखाना अंधेरे में डूबा होता था, जिसमें पुराने लोहे के गेट्स थे और वो पुराने बल्ब लगे थे जो सिर्फ छोटी सी जगह रोशन कर पाते थे। तहखाने के सीमेंट पर छोटे छोटे पाँव के निशानात बने होते थे। लगता था जैसे वहाँ कोई बच्चा हो। वो निशान ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, किसी बच्चे के लगते थे। अव्वल तो वहाँ हम में से कोई जाता नहीं था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक ड्राइंग रूम और बैठक थी। दूसरी मंजिल पर मेरा और मेरे भाई का कमरा था। मैंने बड़ा कमरा लिया जिसमें अपनी घंटी लगी हुई थी, जो इस उम्र में मेरे लिए अजीब सी खुशी की बात थी। मेरे वालिदैन ऊपर वाली मंजिल पर थे, जहाँ एक अधूरा कमरा था जिसमें पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए थे। एक दफ़ा हमारी आया ने मजाक में कहा कि यहाँ खून चूसने वाला भूत रहता है। ना जाने इस वक्त हम बच्चे थे तो उन्होंने हमें ये क्यों कहा। 1 महीने बाद एक औरत दरवाजे पर आई और अपना तारुफ करवाती हुए बताने लगी कि वो इलाकाई तरक्कियाती कमेटी से है, और उसने पूछा कि क्या हम इजाज़त देंगे कि ये घर उनके सालाना भूत टूर में शामिल हो सके। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो घर एक ओल्ड वाइब देता था। उसने कहा कि ये घर हमेशा टूर का हिस्सा रहता है क्योंकि यहाँ एक रूह रहती है। मेरे वालिद ने कहा कि हम नए आए हैं और हमें अभी तक कोई ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ, तो हम उसे कैसे माने। उस औरत ने हैरानी से कहा कि अक्सर 1 महीने में वो रूह नजर आ जाती है किसी ना किसी को। वालिद ने शफकत से मना कर दिया और कह दिया कि हम इसे टूर का हिस्सा नहीं बनाएंगे। उस वक्त हम अभी घर का सामान खोल रहे थे। बहुत सी चीज़ें गैलरी में रखी हुई थीं जो नीचे जाने के लिए तहखाने की सीढ़ियों के पास पड़ी हुई थीं। उस वक्त वालिद ने देखा कि गैलरी का बल्ब बंद है। वो उसे चेंज करने गए। जैसे ही वो बल्ब को हाथ लगाते हैं, बल्ब अपने आप जल जाता है। वालिद ने समझा शायद ढीला हुआ होगा और हाथ लगने से जल गया। वो नीचे उतर के सीढ़ी रख देते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, बल्ब फिर बंद हो जाता है। वो फिर से सीढ़ी लगाते हैं, बल्ब दोबारा अपने आप ऑन हो जाता है। इस दफ़ा वालिद ने गुस्से में ऊपर देखकर ज़ोर से कहा, बस करो, मजाक बंद करो। बल्ब जला और फिर कभी बंद नहीं हुआ जब तक हम वहाँ रहे। अगले 10 महीने में घर में अजीबो गरीब चीज़ें होती रहीं। रेडियो अपने आप बहुत ज़ोर से स्टेशन पर चलना शुरू हो जाता। तहखाने में कुछ कमरे ऐसे थे जहाँ हमारा कुत्ता कभी नहीं जाता था। जब भी ऐसा होता हम कहते कि वो शायद रूह वहाँ है, क्योंकि जानवरों के बारे में कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें उन्हें नज़र आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इस घर का बहुत पुराना और खौफनाक तारीख का रिकॉर्ड है। हमने पुरानी कहानियों की एक किताब भी खरीदी जिसमें हमारे घर का भी जिक्र था। इस किताब में एक लड़की का जिक्र था जो कहती थी कि उसकी दोस्ती एक रूह से हो गई थी। फिलहाल अभी यही कुछ महीने पहले का वाक़या है कि मैं अपनी वालदा के साथ किचन में बैठा हुआ था। घर में वालिद साहब नहीं थे और मेरा भाई भी नहीं था। मैं और मेरी वालदा ही थे सिर्फ। इतने में ही हमें ड्राइंग रूम से कुछ गिरने की आवाज़ें आती हैं। हम दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो कोई चीज़ गिरी भी नहीं होती। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होती हैं। लेकिन जैसे ही हम दोनों वापस किचन में आते हैं, किचन के सारे ड्रॉवर्स खुद ब खुद खुले होते हैं। न जाने वो किसने खोल दिए थे। हम तो ड्राइंग रूम में वो देखने गए थे कि क्या चीज़ गिरी है, लेकिन आए किचन में तो वहाँ हमें ये क्या देखने को मिला हमें नहीं पता।
فی الحال ایسے چھوٹے موٹے واقعات کچھ زیادہ ہونے لگے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، اس سے پہلے کہ کچھ اور زیادہ خوفناک ہو۔ ہم نے اب یہ گھر چھوڑ دیا ہے اور اب ایسے واقعات ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ خیر، یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھیں آج کی سٹوریز۔ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں یا ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔